नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार दुर्गेश कुमार चैनल में स्वागत है। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वह सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में पढ़ा था और आप लोगों को वह क्लास बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। आज हमारा जो टॉपिक है वह है लेथ मशीन। लेथ मशीन क्या होती है, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये सारी चीज़ों का आज हम डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस क्लास जो हुई थी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की, उसको एक बार आपको दोबारा थोड़ा सा रिवीजन करवा दें। उसमें एक वर्क पीस में कोई टूल कटिंग करता है, ये वर्क पीस है, वर्क पीस में कोई टूल कटिंग करता है, उसमें ये चिप्स निकलती हुई आगे जाती है। इसके जो मेन एंगल होते हैं, इसमें मेन 4 एंगल होते हैं, 4 एंगल। ये मेरी रेफरेंस लाइन होती है, ये यहाँ पे रैक एंगल बनता है, ये क्लीवेंस एंगल बनता है, ये जो होता है ये लिप एंगल होता है, और ये जो चिप्स जहाँ से सीयर होती है ये, और ये कटिंग स्पीड होती है, इनके बीच में जो एंगल बनता है, ये कौन सा एंगल बनता है, ये बनता है सीयर एंगल बनता है। इनके क्या क्या उपयोग थे, पॉजिटिव वैक एंगल कहाँ रखेंगे, नेगेटिव वैक एंगल कहाँ रखेंगे, जीरो वैक एंगल कहाँ रखेंगे, इनके यदि मैं पॉजिटिव वैक एंगल बढ़ा दूंगा तो टूल में क्या इफेक्ट पड़ेगा और उससे वर्क पीस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, यदि मैं क्लीवेंस एंगल को घटा दूं या बढ़ा दूं तो उससे टूल या वर्क पीस में दोनों में क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी और आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैं कुछ एक दो आपको प्रीवियस ईयर में जो इसके रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं उनको बताना चाहूँगा, आप सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा और उनका आंसर अपने मन में खुद से दीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है खुद से। देखो, द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन टूल सिग्नेचर ऑफ आर, मतलब कह रहा है कि किसी भी टूल के एलिमेंट में कितने नंबर होते हैं। तो कल मैंने जब ज्योमेट्री पढ़ाई थी तो उसमें क्या बताया था मैंने कि 6 उसमें एंगल होते हैं, 6 एंगल होते हैं और एक क्या होता है, नोज रेडियस होता है। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए इसमें, 7 एलिमेंट्स हो गए। तो ये क्वेश्चन आपसे बन गया। तो इसी तरीके से और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल डिपेंड्स ऑन। स्ट्रेंथ का मतलब होता है मजबूती। अब टूल देखिए, ये मेरा क्या है, टूल है। टूल की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही है। स्ट्रेंथ का मतलब टूल मोटा या पतला होना, उसी से स्ट्रेंथ हो जाती है। ये मेरा वर्क पीस की लाइन है, ये मेरी रेफरेंस लाइन हो गई। ये जो एक एंगल है वो अल्फ़ा है, अल्फ़ा कौन सा है, वैक एंगल। ये मेरा गामा मान लो, ये कौन सा एंगल है, ये क्लीवेंस एंगल। ये लिप एंगल है, लिप एंगल को मैं साइड से दिखा रहा हूँ, ये मेरा क्या है, लिप एंगल है। तो देखो, यदि मैं वैक एंगल को घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा तो भी इसकी, यदि बढ़ाऊंगा तो ये टूल पतला होता जाएगा, यदि घटाऊंगा तो टूल मोटा होता जाएगा। यानी इससे स्ट्रेंथ इसमें क्या होती है, इसकी कम हो रही है और ज़्यादा भी हो रही है। इससे टूल की स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ रहा है। चलो, एक वैक एंगल हो गया। अब देखो, ये मेरा कौन सा था, ये क्लीवेंस एंगल था। अब ये क्लीवेंस एंगल है, ये देखो क्लीवेंस एंगल को मैं यदि बढ़ाता हूँ तो टूल पतला हो रहा है, टूल पतला हो रहा है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि मैं इसकी क्लीवेंस को घटाता हूँ, जब घटाता हूँ तो टूल क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। जब मोटा हो जाएगा तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो ये भी इस पर क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है इसकी स्ट्रेंथ पे। और कौन सा है, ये कौन सा एंगल था, ये लिप एंगल था, ये वाला एंगल, ये जो एंगल था, ये वाला एंगल लिप एंगल था। अब देखो, ये लिप एंगल है, यदि मैं लिप एंगल को घटाता हूँ या मैं इसको घटा दूँ या इसको घटा दूँ, दोनों साइड से घटा दूँ तो ये इतना बचेगा। तो लिप एंगल मैं घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, टूल मेरा पतला हो जाएगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। या मैं लिप एंगल बढ़ा दूँ, लिप एंगल बढ़ा दूंगा तो ये एंगल हो जाएगा। जब ये एंगल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि ये जो तीनों एंगल होते हैं, वैक एंगल, क्लीवेंस एंगल और लिप एंगल, ये तीनों ही टूल की स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे आसानी से बन जाएगा। अब देखो, एक क्वेश्चन और आया है प्रीवियस ईयर एग्जाम पे, द एंगल बिटवीन, सुनिएगा ध्यान से, द एंगल बिटवीन फेस एंड फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज। देखो, कह रहा है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है मेरा, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। इसमें कह रहा है एंगल बिटवीन फेस एंड फ्लैंक। तो फेस कौन सा था मेरा, फेस ये वाला था, और फ्लैंक कौन सा था, फ्लैंक ये वाला था। तो इनके बीच का एंगल ये कौन सा है, लिप एंगल। सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से आपको बन जाएंगे। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इससे टूल से रिलेटेड। और आप अपने कि आपके पास भी जो भी बुक हो MCQ की, उससे सॉल्व करिएगा, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए, अब हमारा जो आज का टॉपिक है लेथ मशीन, उस पर आते हैं। देखिए, लेथ मशीन होती क्या है, जब हमें
किसी भी जो हमें डिजायर्ड ऑपरेशन के द्वारा किसी टूल पे कोई ऑपरेशन करके हमें डिजायर्ड क्वालिटी उसकी चाहिए, या जो उस पर ऑपरेशन करके हमें शेप चाहिए जो साइज का चाहिए, तो वह मेरा क्या कहलाता है, वो मैं कैसे बनाऊंगा उस शेप का, उसको वो साइज कैसे प्रदान करूंगा कोई मेटल पे, तो ये मैं किसके द्वारा करूंगा। इसके लिए एक स्टैंडर्ड मशीन का नाम है, उसका नाम है लेथ मशीन। क्या नाम है उसका? लेथ मशीन। देखो, लेथ इज अ मशीन विच यूज टू ब्रिंग अ रॉ मटेरियल टू रिक्वायर्ड शेप एंड साइज बाय द मेटल रिमूवल। लेथ एक ऐसी मशीन है विच यूज टू ब्रिंग अ रॉ मटेरियल, जो एक रॉ मटेरियल का मतलब होता है कि किसी भी ऑपरेशन करने से पहले हमारे पास जो मटेरियल होता है वो मेरा क्या कहलाता है, रॉ मटेरियल कहलाता है। मान लो मेरे पास कोई एक सिंपल सी छड़ है, रॉड है, अब उसमें मुझे चूड़ियाँ काटनी है, थ्रेड काटने हैं, थ्रेड काटने, तो जो मेरे पास अभी छड़ है ब्लैंक, जिसमें मैंने अभी थ्रेड या चूड़ी नहीं काटी हुई है, वो मेरा क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल कहलाएगा। जब उसमें क्या हो जाएगा, थ्रेड कट जाएंगी, जब वो मेरा ऑपरेशन हो जाएगा तो वो मेरा क्या कहलाएगा, एक फिनिश प्रोडक्ट कहलाएगा, जो मुझे चाहिए था। ठीक है, तो ये होता है रॉ मटेरियल। तो टू रिक्वायर्ड शेप एंड साइज, जो मुझे उस पर शेप चाहिए या जिस साइज का चाहिए, तो बाय द मेटल रिमूवल, तो हम मेटल को रिमूव करके हम उसका किस के द्वारा करते हैं, लेथ मशीन के द्वारा करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई लेथ मशीन। अब देखो लेथ मशीन का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत, ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, इसका प्रिंसिपल क्या है। देखो इसमें क्या होता है, इसका एक सिंपल सा ऑपरेशन होता है। इसमें स्पिंडल होता है, स्पिंडल क्या करता है, रोटेट करता है। उसमें स्पिंडल में ही हमारा कोई जो भी वर्क पीस है, कार्यखंड है, वह उसमें अटैच होता है, वो भी रोटेट करता है। और हमारे पास एक टूल जिससे हम ऑपरेशन करेंगे वह मेरा फिक्स पोजीशन में होगा, और उसको मैं फीड प्रदान करूँगा। तो टूल मेरा क्या होगा, फिक्स पोजीशन में होगा, मैं उसको फीड प्रदान करूँगा, और मेरा जो वर्क पीस होगा वो मेरा क्या करेगा, रोटेट करेगा, घूमेगा। तो इस सिद्धांत से मुझे जो भी ऑपरेशन करना है तो वो ऑपरेशन यहाँ पे होता है। तो देखो यहाँ पे मैं डिफिनीशन पढ़ रहा हूँ प्रिंसिपल का, क्या है यहाँ पे, इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रोटेटिंग वर्क मतलब वर्क पीस जो मेरा कार्यखंड है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा। एंड फिक्सिंग कटिंग टूल, जो मेरा कटिंग करने वाला टूल है वो क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। नीचे देखिए, द कटिंग टूल इज फीड इनटू द वर्क पीस, कटिंग टूल इज फीड, हमें फीड किस में देनी है, कटिंग टूल में प्रोवाइड करनी है। द वर्क पीस विच इज रोटेट अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, किस वर्क पीस क्या कर रहा है, जो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है इट्स ऑन एक्सिस, जो क्या कर रहा है, एक सेंटर एक्सिस है उसके उस सेंटर एक्सिस के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, कौन, वर्क पीस। और फीड हम कैसे देंगे, हमें देंगे कटिंग टूल को। ठीक है, तो द वर्क पीस टू फॉर्म अ डिजायर से, तो हमारा जो वर्क पीस है, जो हमें शेप चाहिए उस शेप का हमारा वर्क पीस मिल जाएगा। अब इस लेथ मशीन के देखो पार्ट्स क्या क्या होते हैं। एक तो होता है इसका क्या, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, बेड, कैवेज, क्विक चेंज गियर बॉक्स, ये गियर बॉक्स ये हेड स्टॉक में के अंदर भी होता है। लेग्स, ये बेड पे नीचे जो लगे हुए थे हो गया। फीड शाफ्ट और लीड स्क्रू। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और उस पर हम आपको दिखाते हैं कि ये देखो, ये यहाँ पे मेरी लेथ मशीन है। क्या है, लेथ मशीन है। तो देखो लेथ मशीन में ये वाला जो पोर्शन है वो मेरा क्या है, हेड स्टॉक है। हेड स्टॉक में यहीं पे सारी मैकेनिज्म लगी रहती है, यहाँ पे गियर लगे रहते हैं या कौन पुली लगी रहती है, जिसके द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिक मोटर से सप्लाई देते हैं बिजली की, और वो क्या करता है, रोटेट करके यहाँ पे पावर ट्रांसफर करती है, जिससे मेरा चक है, चक मेरा क्या करता है, रोटेट करता है। यहाँ पे मेरा क्या होता है, वर्क पीस इसमें बंधा रहता है। यहाँ पे देखो ये मेरे नीचे वाली क्या है, ये फीड वार्ड है, जिससे मैं फीड प्रदान करता हूँ। ऊपर वाली जो वार्ड है वो मेरी लीड स्क्रू है। लीड स्क्रू का काम में समानता कहाँ पे, जहाँ पे मुझे थ्रेडिंग ऑपरेशन करना होता है वहाँ पे मेरी लीड स्क्रू की यूज होती है। ये पीछे ये मेरा टेल स्टॉक है। इसका मुख्यतः जो काम होता है वह होता है वर्क पीस को होल्ड करना, पकड़ के रखना। लॉन्ग पीस होगा तो उसको सपोर्टिंग के लिए ये पीछे टेल स्टॉक दिया रहता है। और ये नीचे वाला, ये जो नीचे के ये पार्ट्स हैं, ये लेग हो गए, इसी में ये जो है, ये पूरा पोर्शन जो है ये बेड कहलाता है, और ये जो बीच का ये पूरा पोर्शन है ये मेरा कैवेज कहलाता है। अब कैवेज के अंदर कई सारे पार्ट होते हैं, वो अभी हम धीरे धीरे यहाँ पे समझेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पहले हेड स्टॉक की। हेड स्टॉक में देखो क्या क्या रहता है, हेड स्टॉक के अंदर क्या क्या रहता है।
यहाँ पे एक तो इसी हेड स्टॉक में ही मेरा चक लगा रहता है, जिसमें हम क्या करते हैं, वर्क पीस को पकड़ के उसमें ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रिक मोटर होता है, जिससे हम पावर सप्लाई करके हम रोटेट करते हैं स्पिंडल को, जो पावर को ट्रांसफर करता है स्पिंडल पे, जहाँ पे हम वर्क पीस में हमें ऑपरेशन करना होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखो हम पढ़ते हैं। तो हेड स्टॉक टू प्रोवाइड अ मीन्स टू असेंबल द वर्क होल्डिंग डिवाइस, ट्रांसमिट द ड्राइव फ्रॉम मेन मोटर टू द वर्क। हम यहाँ पे क्या होता है, मेन मोटर से जो हमारी मेन सप्लाई है वहाँ से हम किसको वर्क पीस में हम क्या करते हैं, पावर को ट्रांसमिट करते हैं। टू एकमोडेट शाफ्ट गियर एंड लीवर फॉर अ वाइड रेंज ऑफ वेविंग वर्क स्पीड। यहाँ पे देखो कौन कौन से चीज़ें लगी रहती हैं, गियर लगा होता है, हमें स्पीड चेंज करना है, शाफ्ट लगी होती है, लीवर होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगी होती हैं। तो देखो यहाँ पे जो हेड स्टॉक में है, यहाँ पे दो टाइप का मैकेनिज्म होता है पावर ट्रांसमिशन का। एक तो होता है कोन पुली हेड स्टॉक, जिसमें पुली ही पुली लगी होती हैं और यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन बाय द बेल्ट के द्वारा हम यहाँ पे पावर को ट्रांसफर करते हैं। और एक होता है मेरा गियर टाइप हेड स्टॉक, क्योंकि गियर टाइप हेड स्टॉक में यहाँ पे पावर जो ट्रांसमिट होता है वो एक दूसरे से गियर अटैच होते हैं, तो गियर के रोटेटिंग मोशन से वो पावर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सप्लाई होती है। तो ये, और यहाँ पे तो वो जो गियर का एक कॉम्बिनेशन पूरा सेट यूज होता है, उसको हम क्या कहते हैं, गियर ट्रेन। गियर ट्रेन क्या होता है, कुछ नहीं होता, यहाँ पे गियरों का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। मान लो ये पहला गियर हो गया, ये इस साइड रोटेट कर रहा है, ये दूसरा गियर है, अब तो ये इसके एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये इधर रोटेट कर गया। यहाँ पे मेरा टूल मान लो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से मेरी ये पावर सप्लाई आ रही है, ये मेरा इलेक्ट्रिक मोटर है, तो यहाँ से एक शाफ्ट के थ्रू ये गियर अटैच है। अब ये गियर मेरा घूमा इस साइड, तो ये बीच में इंटरमीडिएट गियर हो गया, इंटरमीडिएट गियर ये घूमा, अब इंटरमीडिएट गियर से यहाँ पे ये वाला ये दूसरा गियर लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे ये रोटेट किया, यहाँ पे शाफ्ट के द्वारा ये मेरा वर्क पीस यहाँ पे कनेक्ट है। तो ये जो ये बीच का ये पूरा सिस्टम, ये अरेंजमेंट जो होता है गियर का, ये मेरा क्या कहलाता है, गियर ट्रेन। इसको मैं क्या कहता हूँ, गियर ट्रेन कहता हूँ। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। यहाँ पे देखो ये हेड स्टॉक का मैंने आउट ऑफ फॉर्म बनाया हुआ है, जो बाहर से जो दिखता है आपको एक्चुअली में वो यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो ये जो लगा हुआ ऊपर, ये क्लच लगा हुआ है। जब भी हम भी कभी भी स्पीड को चेंज करते हैं तो बाय द यूजिंग क्लच का यूज करके हम क्या करते हैं, स्पीड को चेंज करते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, फीड डायरेक्शन लीवर। यहाँ पे इसके द्वारा हम फीड को कंट्रोल करते हैं, फीड जो हम देते हैं। ये लेथ स्पिंडल हो गया, जिसमें हम स्पिंडल को यहाँ पे लेथ स्पिंडल को यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। ये मुझे कितनी स्पीड में चलाना है उस स्पीड को हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो ये मेरा हेड स्टॉक का जो ऊपरी पोर्शन होता है उस पर जो होता है वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं। अब देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये मेरा एक कोन पुली टाइप जो उसमें मैकेनिज्म होता है जिसके द्वारा पावर ट्रांसमिट होता है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। देखो यहाँ पे ये मेरा इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ है, ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर से क्या आ रही है, पावर सप्लाई आ रही है। पावर सप्लाई आई शाफ्ट के द्वारा, यहाँ पे देखो ये पुली लगी हुई है, कौन पुली, ये पुली से यहाँ से सप्लाई गई इस वाले शाफ्ट में, ये गियर लगा, यहाँ शाफ्ट लगा, तो यहाँ से पुली से सप्लाई गई। अब यहाँ पे सप्लाई गई तो ये रोटेट करने लगा, जब वो ये रोटेट करना तो इससे ये बेल्ट से ये ऊपर ये कनेक्ट है, जब ये ऊपर ये वाली शाफ्ट कनेक्ट है और इस शाफ्ट में ये सारी पुली लगी हुई हैं और यहाँ पे ये स्पिंडल लगा हुआ है, तो ये स्पिंडल मेरा रोटेट करने लगेगा। ये मेरा क्या हो गया, एक यहाँ पे कोन पुली टाइप मैकेनिज्म होगा। स्पीड चेंज करने के लिए ये अलग अलग स्टेप की कोन पुली हैं। जब जिस स्पीड में हमें घुमाना होगा उस वाले बेल्ट पे ये बेल्ट ट्रांसमिट होता रहता है, तो वो मेरा इस तरीके से मेरी स्पीड चेंज हो जाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बात करूँ गियर टाइप में, तो गियर टाइप में देखो यहाँ पे ये जो मेरी है, ये यहाँ पे मेरी यहाँ से मुझे पावर सप्लाई, यहाँ से सप्लाई हो रही है, पावर सप्लाई पुली की यहाँ से आती है और ये स्पिंडल लगा हुआ है। स्पिंडल के साथ में ये सारे देखो गियर लगे हुए हैं, ये गियर लगे, ये गियर इसके थ्रू कनेक्ट है, ये यहाँ पे गियर, ये पावर ये रोटेट हो रहा है, फिर ये रोटेट हो रहा है, ये सप्लाई यहाँ पे दे रहा है, ये रोटेट हुआ, यहाँ से ये क्या है, ये शाफ्ट अटैच है। शाफ्ट के साथ में यहाँ पे ये मेरा स्पिंडल जो है वो अटैच हुआ है, लाइव सेंटर यहाँ पे दिखा रखा है। तो ये अब यहाँ पे मेरा कोई वर्क पीस लगा होगा तो वो मेरा क्या करेगा, यहाँ पे ऑपरेशन करेगा। तो ये मेरा गियर टाइप का
हो गया। तो ये हो गई मेरी हेड स्टॉक की बात। तो हेड स्टॉक आपको आसानी से सारी चीज़ें हेड स्टॉक पे समझ में आ गई होंगी। अब देखो मैं बात करता हूँ टेल स्टॉक की। किसकी बात करता हूँ? टेल स्टॉक की बात करता हूँ। तो देखो टेल स्टॉक क्या होता है, अभी मैंने बताया, टू सपोर्ट द वर्क पीस को सपोर्ट करने के लिए जो हमारे पास यहाँ पे डिवाइस है, जो हम जिसके द्वारा हम उसको सपोर्ट करते हैं, वो मेरा क्या कहलाता है? वो कहलाता है टेल स्टॉक। देखो टेल स्टॉक क्या है? इट इज़ अ स्लाइडिंग यूनिट ऑन द बेड वे आर्म लेथ ऑफ द लेथ बेड। ये क्या है? बेड पे, लेथ के ब्लेड पे क्या कर सकता है? स्लाइड कर सकता है वर्क पीस के अकॉर्डिंग। वर्क पीस की जो लेंथ होगी कम ज़्यादा, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं? सेट कर सकते हैं और उसको उस पोजीशन पे ले जा सकते हैं। तो ये टू एकोमोडेट टू डेड सेंटर टू सपोर्ट लाइटली वर्क एंड कैवेट आउट ऑन लेथ ऑपरेशन। यहाँ पे ये जो सेंटर है, ये डेड सेंटर इसको कहते हैं। अभी जब मैं आपको डिटेल में इसके सारे पार्ट्स को एक बार फिर से जब मैं इसकी एसेसरीज पे आऊँगा, तब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि लाइव सेंटर क्या होता है, डेड सेंटर क्या होता है। तो अभी यहाँ पे ये समझो कि ये डेड सेंटर है, ये क्या होता है? ये सिर्फ ये घूमता नहीं है, ये क्या होता है? मूवेबल नहीं होता, ये वहीं पे सिर्फ होल्ड रहता है। और जो लाइव सेंटर होता है वो हेड स्टॉक में रहता है, वो क्या करता है? वो रोटेट करता है। बस इतनी सी बात अभी आप यहाँ पे जान लो। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा पूरा का पूरा टेल स्टॉक है। देखो दिस अरेंजमेंट इज टू ऑफसेट द सेंटर ऑफ टेल स्टॉक एज रिक्वायर्ड टू टेपर टर्निंग। इसको हम क्या करते हैं? इसको ऑफसेट पर बात करते हैं। ऑफसेट का मतलब क्या होता है? ऑफसेट हम किसे कहते हैं? जो हमारी पर्टिकुलर अभी एक्सिस में मेरा टेल स्टॉक है, मान लो मेरा ये एक्सिस है और इसी एक्सिस में मेरा अभी यहाँ पे ये मेरा टेल स्टॉक यहाँ पे ऐसे होल्ड करके पीस को रखा हुआ है इस तरीके से। ये मेरा क्या हो गया? लाइव सेंटर हो गया। ये मेरा डेड सेंटर हो गया। ये टेल स्टॉक है, यहाँ पे ये पूरा हेड स्टॉक है। ये मेरा बीच में ये क्या लगा हुआ है? वर्क पीस लगा हुआ है। तो वर्क पीस को जब ये अभी इसकी ये एक्सिस है, जब मैं इस एक्सिस को हल्का सा ऑफसेट कर दूं, मतलब इसकी एक्सिस को चेंज कर दूं, टूल वर्क पीस की एक्सिस को मैं चेंज कर दूं, और तब टूल को वो जो होल्ड करके रखता है वो क्या है? ऑफसेट। उसको हम क्या कहते हैं? ऑफसेट कहते हैं। कि एक्सिस से थोड़ा सा शिफ्ट हो जाना, एक्सिस से थोड़ा हट जाना, दूसरी एक्सिस बना लेना। तो ऑफसेट यहाँ पे क्यों? जब हमें कोई टेपर टर्निंग करनी होती है, टेपर टर्निंग करनी होती है, मुझे एक टेपर में टर्निंग करनी है, ये मेरा टूल है, यहाँ से मुझे टेपर टर्निंग करनी है। तो जब टेपर टर्निंग करनी होती है तो ये ऑफसेट हम वर्क पीस में टेल स्टॉक के द्वारा दे देते हैं। टेल स्टॉक से ऑफसेट देने से वो टेपर में सेट हो जाता है और मैं फिर वहाँ पे टूल को वहाँ पे सप्लाई करता हूँ। तो यहाँ पे ये गेम देखो, टेल स्टॉक इज मेड ऑफ कास्ट आयरन। तो टेल स्टॉक किसका बना होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कि टेल स्टॉक किस चीज़ का बना हुआ है? तो ये कास्ट आयरन का बना हुआ था। ठीक है, ये हो गई मेरी टेल स्टॉक की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैवेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल है कैवेज का। कैवेज देखो क्या है? कैवेज एक पूरा पर्टिकुलर एक सिस्टम है जो मूवमेंट करता है बीचों बीच। वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है, जिसमें हमारा F1, सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड वेस्ट और टूल पोस्ट, ये सारी चीज़ें अटैच होती हैं, उस पूरे के पूरे सिस्टम को हम कैवेज करते हैं। किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का नाम कैवेज नहीं है। ये जो पूरा का पूरा ये सिस्टम है, ये वाला सिस्टम, इसको हम पूरे को क्या कहते हैं? कैवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कैवेज कहते हैं। कैवेज इज द फीचर ऑफ द लेथ दैट प्रोवाइड द मेथड टू होल्डिंग एंड मूविंग द कटिंग टूल। ये क्या करता है? कटिंग टूल को होल्ड करके रखता है और उसको फीड प्रोवाइड करवाता है, मूविंग। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? कैवेज में। अब कैवेज में देखो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ये देखो, ये नीचे वाला जो ये पोर्शन है जिसमें ये सारी मैकेनिज्म लगी हुई है, ये मेरा क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं F1। क्या कहते हैं? F1 कहते हैं। अब देखो इसके ऊपर ये मेरा क्या कहलाता है? ये सैडल क्या करता है? ये हॉरिजॉन्टली, ये मेरी एक्सिस है, इस एक्सिस के हॉरिजॉन्टली ये मूव करता है, ऐसे मूव करता है सैडल, इस तरीके से। अभी मैं आगे अलग अलग सारी चीज़ों को डिफाइन करूँगा तो वहाँ पे देखना। तो ये क्या है? एक्सिस की ये क्या करता है? पैरेलल क्या करता है? ये मूव करता है। और इसके ऊपर लगा होता है क्रॉस स्लाइड में क्या होता है? ये परपेंडिकुलर, एक्सिस के क्या करता है? परपेंडिकुलर, यानी लंबवत। उसके लंबवत क्या करता है? ये मूवमेंट करता है। उसके ऊपर लगा होता है कंपाउंड वेस्ट क्या करता है? टूल को किसी भी एंगल में सेट करने के लिए
उसका यूज होता है और उसके ऊपर लगा होता है टूल पोस्ट। टूल पोस्ट में क्या होता है, हमारा जो टूल को होल्ड करके रखना है वहाँ पे टूल पोस्ट में हम टूल को होल्ड करके रखते हैं। तो ये मेरी कैविज की बात हो गई। अब देखो अलग अलग यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। एक चीज़ देखना, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो ये पूरा का पूरा, ये तो पूरा नीचे ये F1 हो गया, ये पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है ये क्या है, F1 है। देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये देखो ये पूरा पोर्शन, ये जो स्लाइड कर रहा है ऐसे इस साइड ऐसे स्लाइड करेगा ये वाला, ये पोर्शन ये वाला, ये मेरा क्या है, इसको मैं क्या कहता हूँ, सैडल। ये क्या कहलाता है, सैडल, जो ऐसे मूव करेगा। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, सैडल। अब देखो सैडल के ऊपर ये जो है ये वाला पोर्शन, ये मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा कहलाता है क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड ये क्या है, ये इस साइड को मोशन करेगा, यानी ये मेरी लेथ एक्सिस हो गई, ये वाली ये लेथ एक्सिस हो गई, इसके परपेंडिकुलर लंबवत दिशा में ये क्या करेगा, ये मूवमेंट करेगा। ठीक है, और इसके ऊपर देखो ये क्या है, ये यहाँ पे ये पूरा का पूरा कंपाउंड वेस्ट है। ये पूरा का पूरा क्या है, कंपाउंड वेस्ट है। इसमें हम इसको किसी भी एंगल में टूल को सेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। कहाँ, किसी भी एंगल में हम टूल को सेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और ये मेरा ऊपर लगा हुआ है टूल होल्डर, इसमें हम टूल को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें F1 के बारे में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो मैं सिर्फ यहाँ पे डिफिनीसन लिखी हुई है तो मैं वो आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखो F1 क्या है, इट कंटेन्स मैकेनिज्म फॉर मूविंग एंड कंट्रोलिंग द कैवेज। इसमें मैकेनिज्म सारी लगी होती है जो क्या करता है, कैवेज के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, सैडल। अब सैडल क्या होता है, सैडल इट इज अ एच शेप कास्टिंग हैविंग वी गाइड ग्रूव्स एज द बॉटम फेस। देखो एच शेप कास्टिंग ये क्यों कह रहा है, देखो मैं इसका पीवीएस दिखा रहा हूँ मैं स्लाइड, इस पर देखना। ये देखो एच शेप का है। एच शेप का मतलब क्या है, ये एक तो ये इस साइड ये वाला हो गया, बीच में गैप रहता है, और ये एक उस साइड का ये पोर्शन है, और ये यहाँ पे ऐसे अटैच हुआ है, ऐसे बीच से ये अटैच हुआ है, और ये पूरा इसी ऐसे ही मूवमेंट करता है, इस साइड और इस साइड ये ऐसे मूवमेंट करता है। तो ये किस साइड का शेप है, एच साइड का शेप है। और कह रहा है उसमें वी ग्रूव कटा हुआ। देखो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये वाला ये पोर्शन, ये क्या है, ये वी शेप में इसमें ग्रूव कटा रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे वो कह रहा है। तो ये हो गया, इट मूव्स पैरेलल टू द लेथ एक्सिस। ये क्या करता है, लेथ एक्सिस के पैरेलल मूवमेंट करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, क्रॉस स्लाइड की। क्रॉस स्लाइड इज द माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द सैडल। द क्रॉस स्लाइड जो है, क्रॉस स्लाइड क्या करता है, ये सैडल के ऊपर माउंटेड रहता है, सैडल के ऊपर माउंटेड रहता है। ये सैडल इस तरीके से, ये सैडल है, ठीक, इसके ऊपर ये यहाँ पे इसी शेप में वो इस तरीके से ऐसे करके वो माउंटेड रहता है, जो ऐसे मूवमेंट करता है इस डायरेक्शन। ठीक है, वो क्या कहलाता है, मेरा क्रॉस स्लाइड कहलाता है। देखना ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये मेरा क्या कहलाता है, क्रॉस स्लाइड कहलाता है। चलो अब क्रॉस स्लाइड हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, कंपाउंड वेस्ट। तो कंपाउंड वेस्ट में देखो क्या कह रहा है, कंपाउंड वेस्ट, द कंपाउंड वेस्ट इज फिटेड ऑन द टॉप ऑफ द क्लास साइड। अब ये एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। पहले हमारा हो गया, क्या हो गया, पहले सैडल हो गया, सैडल के ऊपर क्या हो गया, क्रॉस स्लाइड हो गया। अब क्रॉस स्लाइड के ऊपर क्या आ रहा है, कंपाउंड वेस्ट आ रहा है। तो द कंपाउंड वेस्ट इज फिटेड ऑन द क्रॉस स्लाइड, ये क्रॉस स्लाइड के ऊपर है। द कंपाउंड वेस्ट कैन बी स्विल्ड हॉरिजॉन्टली थ्रू 360। ये क्या है, 360 में, हॉरिजॉन्टली में, 360 में हम इसको किसी भी एंगल में हम इसको सेट करते हैं। टूल पोस्ट इज माउंटेड ऑन द कंपाउंड वेस्ट, और टूल पोस्ट और कंपाउंड वेस्ट के ऊपर भी टूल पोस्ट माउंटेड रहता है। उसको जिस एंगल पे हमें सेट करना होता है उस एंगल में हम इसमें सेट कर सकते हैं। तो ये मेरी बात हो गई कंपाउंड वेस्ट की। तो ये सारा कैवेज के अंदर जो पार्ट थे, तो सारे पार्टों को हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। थोड़ा सा यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो, पढ़ने में हाँ आपको लगता है कि ये यूजफुल वीडियो बन रहा है, आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ये ज़रूर आपके काम आने वाला है। आप यदि कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में ये ज़रूर काम आने वाला है। तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करके ज़रूर हमें बताएं, और बताएं कि यदि कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो हम इस पर इम्प्रूवमेंट करें। वैसे अपना जो भी बेस्ट कंटेंट है वो ज़रूर आपको पूरा प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। और
कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि इसरो, DRDO, IGCR, जितने भी बड़े एग्ज़ाम होते हैं सारा आपको टेक्निकल, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो अलग से आते हैं, लेकिन जो बेसिक होता है आपका, जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, जो टेक्निकल से क्वेश्चन बनते हैं वो सारा यहीं से बनते हैं। जब हमें एक थ्योरी अब कंप्लीट तरीके से हमें मालूम होगी तभी हम उसके MCQ सॉल्व कर सकते हैं। एक बेसिक थ्योरी से 50 MCQ बन सकते हैं। तो MCQ को याद करना, आप 4 साल में उनको याद कर पाएंगे। यदि थ्योरी आपने समझ ली तो आप उनको 6 महीने में बिल्कुल अच्छे से उसको समझ सकते हैं, क्योंकि जब थ्योरी हमें मालूम होती है, बेसिक से मालूम होती है, तो हमें उससे 50 क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं वो हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं। माइंड में क्या हो सकते हैं, सेट हो सकते हैं। अब यहाँ पे अभी चलो मैं बेड को बाद में डिस्कशन करता हूँ। यहाँ पे देखो मैं बात कहूँ तो इसी पोजीशन से अब देखो यहाँ से 50 क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? द मूवमेंट ऑफ, पूरा जो ये मूवमेंट होता है मैकेनिज्म, इसका पूरे का नाम क्या है? क्या नाम है? कैवेज नाम है। ये क्वेश्चन हो गया। कैवेज को किसके द्वारा हम कंट्रोल करते हैं? किस मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म वो उसका नाम क्या है? उसको हम क्या कहते हैं? F1 कहते हैं। ठीक है। हमारा जो कैवेज में हॉरिजॉन्टली मूवमेंट कौन करता है? कौन सा करता है? तो हमारा सैडल करता है। परपेंडिकुलर मूवमेंट कौन करता है? परपेंडिकुलर मूवमेंट क्या करता है? क्रॉस स्लाइड करता है। टूल को किसी एंगल में सेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो हम कंपाउंड वेस्ट का यूज करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जब हम आप एक बार बेसिक से थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं तो जितने भी MCQ है वो हमारे सारे यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए बेस थ्योरी को समझना जरूर इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलो अब हम बात करते हैं बेड का। बेड क्या होता है? किसी भी बेड क्या है? एक आधार। किसी भी मशीन को रखने के लिए हमें मुझे एक बेस की, एक आधार की ज़रूरत होती है, तो वो हमारा यहाँ पे वही बेड है। तो देखो इट मेड ऑफ कास्ट आयरन। और ये क्वेश्चन तो बहुत, कोई भी एग्जाम देख लो, यदि मशीन से, लेथ मशीन से क्वेश्चन आया है तो ये क्वेश्चन तो जरूर आया है कि बेड कास्ट आयरन का, बेड किस मेटल का बना होता है? तो किसका बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है। अब कास्ट आयरन का क्यों बना होता है? क्योंकि इसकी देखो प्रॉपर्टी है, इसका गुण है। क्या गुण है? सस्टेन कंप्रेसिव लोड। यह क्या कहता है? एक कंप्रेसिव दबाव को ये क्या करता है? सहन कर सकता है बहुत मजबूती तरीके से। एंड सेल्फ लुब्रिकेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है? सेल्फ लुब्रिकेशन सिस्टम होता है। सेल्फ लुब्रिकेशन अभी जब मैं आपको मटेरियल साइंस पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि कास्ट आयरन में एक फ्री ग्रेफाइट होता है जिसके द्वारा वो एक सॉलिड लुब्रिकेशन की तरह काम करता है, जो मेटल में ही उपस्थित रहता है कास्ट आयरन में, और वो एक सेल्फ लुब्रिकेशन का काम करता है। ठीक है। तो इसका एक गुण होता है। तो देखो, टू लोकेट द फिक्स्ड यूनिट इन एक्यूरेट बेड रिलेशनशिप टू ईच अदर। और ये क्या है? इसमें सारे ग्रूव कटे होते हैं। यहाँ पे देखो ये वी शेप ग्रूव कटा हुआ है। ये एक पर्टिकुलर जो हमारे टेलीस्टॉक है, जो कैवेज है, उसको पूरा एक एक्यूरेट पोजीशन पे सेट करके ये बेड रखता है। ठीक है। तो ये हो गई बेड की बात। अब आ गई हमारी लीड स्क्रू। तो लीड स्क्रू मैंने बताया था, लीड स्क्रू का देखो यहाँ पे काम दिया हुआ है। द लीड स्क्रू ट्रांसमिट पावर फ्रॉम हेड स्टॉक टू द कैवेज एंड स्क्रू थ्रेड कटिंग ऑपरेशन। तो लीड स्क्रू क्या करता है? जब हम थ्रेड कटिंग करते हैं, जब हम लेथ मशीन से थ्रेड काटते हैं तो उस टाइम पे ये लीड स्क्रू पावर ट्रांसमिशन का काम करता है कैवेज में। ठीक है। अब देखो फीड वाट क्या होती है? द फीड वाट ट्रांसमिट पावर फ्रॉम द हेड स्टॉक टू द कैवेज एंड फीड ऑपरेशन। जब हम कैवेज में कोई अदर ऑपरेशन कर रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं, फेसिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जब और भी कोई ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम फीड वाट के द्वारा हम कैवेज को क्या करते हैं? वहाँ पे पावर सप्लाई प्रदान करते हैं। तो ये मेरी हो गई लीड स्क्रू और फीड वाट की बात। अब देखो यहाँ पे साइज ऑफ लेथ स्पेसिफाइड। ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा यहाँ से भी आता है। आपको पता होना चाहिए कि हम लेथ को कितने टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। जो हमें मार्केट में लेथ मिलती है उसके स्पेसिफिकेशन क्या है, उसको हम किस तरीके से वहाँ से डिफाइन करके बता सकते हैं, और वहाँ से हम लेथ जो है उसकी स्पेसिफाई हम उसको कह सकते हैं। कितने आधार से कर सकते हैं इसको? साइज ऑफ बेड लेंथ। बेड का जो लेंथ है उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। जनरली ये 2.5 मीटर से 3 मीटर के आसपास इसकी जो बेड की लेंथ होती है उसको यहाँ पे कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू होल्ड वर्क पीस। लाइव सेंटर और डेड सेंटर के बीच में जब हम मेरा वर्क पीस है वो उसकी लेंथ क्या है, उसकी डिस्टेंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लेंथ की
डिफाइन कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर फ्रॉम बेड, जो लाइव सेंटर है उससे जो बेड की सेंटर है वहाँ पे उसकी हाइट से हम उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। स्विंग ऑफ द लेथ, लेथ के स्विंग के अकॉर्डिंग हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। प्रेजेंट और एब्सेंट ऑफ गैप इन बेड, जब बेड होता है बेड में किसी किसी में यहाँ पे गैप भी दिया रहता है और नहीं भी दिया रहता है। तो गैप दिया रहता है, यहाँ पे गैप दिया होगा तो हमारा जो डायमीटर होगा वर्क पीस का लेंथ कम होगी तो वो ज़्यादा डायमीटर का पकड़ सकते हैं, तो गैप के अकॉर्डिंग भी हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ टर्निंग जॉब, जॉब का डायमीटर मैक्सिमम कितना डायमीटर टर्निंग में हम यूज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम लेथ को डिफाइन कर सकते हैं। स्पीड ऑफ स्पिंडल ऑफ लेथ, लेथ में कितने आरपीएम तक का पावर उसमें जनरेट हो सकता है स्पिंडल में, इसके अकॉर्डिंग भी लेथ डिफाइन होती है। रेंज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड क्रॉस फीड, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, पैरेलल, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल यानी पैरेलल टू द एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल, तो उसके अकॉर्डिंग क्रॉस फीड में परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, हम एक्सिस के परपेंडिकुलर जब हम क्रॉस फीड देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लेथ को डिफाइन कर सकते हैं। पिच रेंज ऑफ कटिंग थ्रेड, कटिंग थ्रेड में जो पिच होती है उसके अकॉर्डिंग भी लेथ को डिफाइन कर सकते हैं। स्पीड एंड पावर ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, इस इलेक्ट्रिक मोटर में जो स्पीड है उसमें कितना पावर, कितने हाउस पावर तक उसमें पावर जनरेट हो सकता है, तो इस चीज़ को भी हम लेथ स्पेसिफिकेशन में ये यूज होता है। तो यहाँ पे जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है तो दे देगा कोई चार ऑप्शन दे देगा कि लेथ इज स्पेसिफाइड बाय, तो 3 उनमें से कोई सही होगा, एक उनमें से गलत होगा, उसको आपको चूज करना रहेगा। तो ये हमारा था लेथ और इसके पार्ट्स। आपको मुझे आशा है कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। हाँ, आपको यदि कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो कैसा लग रहा है, आपको इससे इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, तो ये चीज़ ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।